हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनावट में संघात्मक है परंतु वास्तव में एकात्मक है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। ये एक नई तरह का संघ है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हो? संघात्मक का अर्थ, वास्तव में संघ शब्द ना तो अंग्रेजी भाषा का है और ना ही हिंदी भाषा का। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, जिसे लैटिन भाषा का शब्द है जिसे फोडस कहा जाता है, और लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है संधि। वास्तव में संघवाद की स्थापना प्रभुसत्ताशाली राज्यों द्वारा एक संधि के माध्यम से की जाती है। जब प्रभुसत्ता संपन्न राज्य सरकार की स्थापना एक संधि से करते हैं तो वे अपनी प्रभुसत्ता का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते और प्रभुसत्ता उनके पास ही रहती है। संधि के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व वाले विषयों को संघीय सरकार को सौंपते हैं और अन्य सभी शक्तियां अपने पास ही रखती हैं। इस तरह की संधि के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो संघात्मक सरकारें वो होती हैं जहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्य सरकारों में। इसकी मुख्य परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा है डी.डी. बसु के अनुसार, भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अब आती है संघवाद की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर ना कोई व्यक्ति है ना कोई संस्था है। केंद्र संविधान से ही अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं और उसी के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि दोनों में विवाद उत्पन्न ना हो। राज्य सरकारें कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे केंद्र की शक्तियों के बीच में या केंद्र के कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। तो हमारा संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और इसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना है। हमारे देश के राष्ट्रपति, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी सभी जब भी शपथ लेते हैं तो वे संविधान की सर्वोच्चता की शपथ लेते हैं अपनी निष्ठा को बनाए रखने के लिए। फिर आता है शक्तियों का विभाजन करना। हमारे देश में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं जिसमें सबसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वाले विषय संघ सूची में रखे गए हैं, जैसे डाक, तार, रेलवे, पुलिस आदि महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में 61 यानी 61 विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के न होकर उससे कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जेल, पुलिस, कृषि आदि मामले शामिल होते हैं। तीसरा आता है हमारा समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय रखे गए हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सरकारें भी और राज्य सरकारें भी। यदि किसी विषय में दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून लागू होगा और राज्य सरकार का कानून उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है। इसमें मुख्य विषय हैं समाचार पत्र, प्रेस, सामाजिक सुरक्षा, विवाह, तलाक आदि विषय। फिर कुछ विषय होते हैं जो अवशिष्ट या बचे कुछ विषय जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद आता है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधानों पर विदेशी संविधानों का प्रभाव है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो करीब हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का वर्णन किया था और जो बातें उन देशों की अच्छी लगी उन सब बातों को हमारे संविधान में जगह दी गई थी। तो भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव दिखाई देता, परंतु हमने अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया। इंग्लैंड का संविधान संसार में सबसे लचीला संविधान माना जाता है और अमेरिकन संविधान संसार में सबसे कठोर संविधान माना जाता है। आज अमेरिकन संविधान को करीब 250 साल के समय बीत गया है, परंतु वहाँ पर सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। और इंग्लैंड का संविधान इतना लचीला है कि वहाँ संसद जब चाहे जो परिवर्तन कर सकती है। इंग्लैंड के संविधान के विषय में एक कहावत भी है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है, बस एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती।
परंतु भारत ने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया और भारतीय संविधान अंततः लचीला और अंततः कठोर संविधान है, यानी बदलते परिवेश में हम इसको बदल भी सकते हैं। उसके बाद आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, न्याय कानून का शासन है, यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो राष्ट्रपति है या एक साधारण ईंट तोड़ने वाला मजदूर है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो कानून के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर ना कोई व्यक्ति है और ना कोई संस्था है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, सर्वोपरि है। हमारे देश में 2 सदनीय व्यवस्था है। संसद के 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसी तरह राज्यों में भी 2 सदन पाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है, परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है। फिर हमारे देश में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश को करीब जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और उनको एक अच्छा खासा वेतन, अन्य सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहें और उनके ऊपर आंतरिक और बाहरी नियंत्रण ना हो, ताकि वो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकें। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, और इन न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उसके बाद आता है केंद्र और राज्यों में आपसी सहयोग और तालमेल। केंद्र और राज्यों में आपसी सहयोग और तालमेल का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। समय समय पर केंद्र के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सम्मेलन बुलाए जाते हैं ताकि एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाया जा सके या उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। फिर आता है प्रांतीय भाषाओं को मान्यता देना। हमारे देश में करीब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में त्रिभाषाई फार्मूला अपनाया गया है। त्रिभाषाई फार्मूला का अर्थ होता है एक भाषा वो जो हमारी कामकाज की भाषा है, जैसे इंग्लिश कहा जाता है, दूसरी भाषा जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, वो सबको आनी चाहिए, और तीसरी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं क्षेत्रीय भाषा, वो भी सबको बोलनी